क्वेश्चन नंबर 16, द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये 11-12 में जब हम पढ़ते हैं उस समय हम देखा गया है कि ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ये सारी चीजें जो हैं सिलेबस में तो कहीं मैंने इन चीजों को देखा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं स्किप करने वाले होते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं कि द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, ऐसा मटेरियल या ऐसा पदार्थ जिसकी हर डायरेक्शन में, कौन कौन सी डायरेक्शन, एक्स, वाई और एक जेड डायरेक्शन, ये तीनों ही डायरेक्शन में जिस भी पदार्थ की इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है वह तीनों डायरेक्शन पे सेम दिखाती है। जैसे रबड़ हो गया, रबड़ की इलास्टिक प्रॉपर्टी चारों दिशाओं में, चारों इसमें आपको सेम दिखाती है। जो भी ऐसा पदार्थ है तो हम उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक। ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, एक आइसोट्रॉपिक होता है, एक, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ब्रिटल जो हार्ड होता है, होमोजीनस, हार्ड, ब्रिटल मतलब जो आपका अलग अलग डायरेक्शन पे टूट जाए। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन पर ब्रिटल, और उसकी चमकदार हर डायरेक्शन पे बराबर रहेगा। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है कि यहाँ पास क्या देख रहे हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आप होमोजीनस की बात करेंगे, देखिए होमोजीनस सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर। द होमोजेनियस का मतलब कि एक सिमिलर काइंड का पदार्थ चारों तरफ सिमिलर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। और आपका एक हेट्रोजीनियस होता है जिसमें कि हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। देखिए यहाँ पास कंपोज्ड और पार्ट और एलिमेंट दैट आर ऑल ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, और नॉट हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजेनियस पॉपुलेशन मतलब ऑफ द सेम काइंड नेशन। ठीक है, जैसे आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो चारों तरफ आपको काले ही लोग मिलेंगे, तो वो साउथ अफ्रीका क्या हो गया आपका, होमोजीनियस प्रॉपर्टी हो गया। और हेट्रोजीनियस मतलब जैसे इंडिया है, यहाँ पास आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, हर जगह में अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो हेट्रोजीनियस हो गया। जैसे अलग भाषा, अलग लैंग्वेज, अलग दिखने वाले, तो वो हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीज क्यों पूछी गई है, मुझे कहीं सिलेबस में तो इससे रिलेटेड कुछ दिखा नहीं। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं स्किप करने के लिए होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आइसोट्रॉपिक मतलब समझा दिया हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का ये 2021 का, अच्छा अभी जो मैं बता दूं जो स्टूडेंट जुड़े हैं, ये 2021 क्वेश्चन पेपर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, क्वेश्चन नंबर 17, किसी को पता है तो बताइए। देखिए एलसीडी जो होता है दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये अपन जब ये करते हैं, इसमें दिखाता हूँ आपको डायग्राम यूट्यूब में ही। ये देखिए यहाँ पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ए लिक्विड एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल डिवाइस दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कंबाइंड विद पोलराइजर्स। ठीक है, लिक्विड डिस्प्ले में क्या रहता है कि आपका जो गाड़ियों में, देखिए ये लिखा होगा लिक्विड डिस्प्ले। ठीक है,
ये आपका कैसा रहता है कि जो लिक्विड डिस्प्ले के बारे में, जैसे आप गाड़ियों में देख रहे होंगे, जैसे डोजर हो गया, ठीक है, जो आपको डिस्प्ले दिखाता है ना, एलसीडी, तो वो एलसीडी लगी हुई रहती है सामने में, जो स्क्रीन लगा रहता है, तो इसलिए आपसे इसके बारे में पूछ रहा है। जैसे कि आप टिपर हो गया, जो देखिए आप यहाँ पास भी ऐसी चिप लगी रहती है, तो इसलिए आपको एलसीडी के बारे में पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस को मैं बोल चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि स्किप करने वाले रहते हैं, लेकिन अगर दोबारा इसे पूछा जाता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसे याद रखिएगा। ये क्या होता है, जो आपके टिपर्स, डोजर, जितने भी आप एचईएम यूज करते हैं, तो उसमें जो स्क्रीन होता है ना, ठीक है, बैक करते समय, और सामने जो स्क्रीन रहता है, ऑयल मीटर, गेज मीटर, तो उसमें शो करने के लिए इसे दिखाया जाता है। स्केल, व्हाट इज स्केल? स्केल इज ए फॉर्म ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस व्हेन। स्केल क्या है? 18 नंबर देखिए, वाटर इज एसिडिक, वाटर इज अल्कलाइन, वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस, वाटर कंटेन्स डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ई वाटर कंटेन्स ऑयल एंड सस्पेंस ऑयल्स। देखिए, स्केल आपका कोई भी स्केल हो, जैसे कि आप चाहे सर्वे का स्केल देख लीजिए कि 1/200 दिखाते हैं अपन, ठीक है, 1/1000 दिखाते हैं, 1/200 दिखाते, 2000 दिखाते हैं। ये सारे स्केल तो ऐसे ही, जो आपका स्केल इज फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस, जब हीट ट्रांसफर होता है सरफेस से, तो उस समय जो स्केल है वो क्या दिखाता है? वह दिखाता है वाटर कंटेन्स डिसॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, जो आपका वाटर है, ठीक है, जैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वाटर कितना आपका कैल्शियम CaN Mg रखा हुआ है, ठीक है, डिसॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना है, इसके बारे में शो करता है स्केल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप ऑफ कॉपर वायर इज मोस्ट सुटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन? पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे सुटेबल वायर कौन सा होता है? देखिए, पावर ट्रांसमिशन जनरली हम जो कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है, घर के लिए भी अपन जो यूज करते हैं, वो जनरली कैसा होता है, कॉपर वायर आपका एल्युमिनियम वायर से तो सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉपर पावर ट्रांसमिशन की बात करें, तो ये जो है हम हार्ड ड्रॉन यूज करते हैं, सी, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रॉन में क्या होगा, बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, और मीडियम में भी क्या होगा कि बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होने के समय आपका हीट ट्रांसफर होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम हीट में अगर हम सॉफ्ट या मीडियम ड्रॉन का यूज करेंगे, तो वह क्या होगा, अंदर ही अंदर पिघल जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट को पा जाएगा, इसलिए हम हार्ड ड्रॉन वायर का उपयोग करते हैं। ये आपका रेगुलेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे वेयर इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड इफेक्टिवली सिग्नल्स? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे, मिनिमम लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे वेयर इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड इफेक्टिवली सिग्नल्स? ठीक है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ये आपका किसका है? इतना लेंथ हो जाने पर आपको ये हॉलेज, हॉलेज जैसे मान लीजिए कि आपका हॉलेज है, ठीक है, एक एक जो आपका एंट्री पॉइंट है, जहां पास से आप हॉलेज मटेरियल को ले जा रहे हैं, हॉलेज ये इंक्लाइन है, तो कितना लेंथ, हॉलेज का लेंथ होना हो जाने पर आपको वहां पर सिग्नलिंग डिवाइस देना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 30 मीटर से ज्यादा होने पर, ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है, 30 मीटर से ज्यादा हो जाने पर आपको उस हॉलेज रोडवे में मैंडेटरी है कि इफेक्टिव सिग्नल्स देने हैं, मतलब वहां पास आपको रिंग की व्यवस्था करनी है, जैसे आपका ये वायर हो गया और ऐसा वायर होता है, दोनों को टच कर देते हैं तो रिंग बजने लग जाता है, ठीक है, तो आपको वहां पास
सिग्नल्स देने के लिए क्या करना है, 30 मीटर से ज्यादा हो जाने पर लेंथ पे आपको सिग्नल देने के लिए सिग्नलिंग डिवाइस लगाना है। वी नोच इज यूज फॉर मेजरिंग। देखिए वी नोच का हम अपन क्यों उपयोग करते हैं, देखिए वी नोच इज यूज फॉर मेजरिंग। ये हमेशा पंप के द्वारा जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, कैपेसिटी जानने के लिए, क्वांटिटी जानने के लिए, इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो वी नोच 21 का जो होगा दैट इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, माइंस में मान लीजिए कि आपको कोई पंप चाहिए, ठीक है। अब उस माइंस में पंप को मान लीजिए कि 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर की डेप्थ से पानी को आपको हेड, इतना हेड कैपेसिटी का चाहिए। तो 100 मीटर है तो कम से कम हम 120 मीटर का लेके चलते हैं, ठीक है। आइडियल कंडीशन तो 100% एफिशिएंसी कोई मोटर देता नहीं है, तो 100 की जगह इवन 150-200 मीटर तक का लेके चलते हैं। तो अब इतने हेड का हमको चाहिए। अब इस हेड को निकालने के लिए हम आप डायरेक्ट माइंस पर तो नहीं बैठा देंगे ना। आपको क्या चाहिए, उससे पहले हम लेबोरेटरी में चेक कर सके कि उसका पंप का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो हम उसके लिए एक सिस्टम बनाते हैं। एक पूरी की पूरी ऐसी कैन रहती है, ठीक है। इस कैन में जो ये वाला पोर्शन है ना, जो जैसे कि आपको देखो ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया पूरा, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा यहाँ से ब्लॉक रहता है, तो ये ऊपर का पोर्शन खुला हुआ रहता है। और यहाँ पास ये जो एक पोर्शन है इसको यहाँ से हटा दीजिए। इसी जगह हम क्या करते हैं कि हम ऐसा वी नोच बना लेते हैं। ये वी नोच है, वी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सिर्फ इस पोर्शन को, मैं एक बार लाल पेन ले लेता हूँ। ये वाले पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें आप मान लीजिए 1/3 भाग को छोड़ दीजिए, ठीक है। 1/3 भाग आप छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे कि इसमें से यहां से लेकर के ऐसे कट कर लेंगे आयरन का। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में ये वाला स्क्वायर पोर्शन है, ठीक है। स्क्वायर पोर्शन से ये इतना भाग आप छोड़ देंगे, और इसके बाद ये ऐसा सेंटर पॉइंट लेकर के यहां से ये ऐसा सेंटर पॉइंट लेंगे और इसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपका बन गया वी नोच। अब क्या होगा कि पानी एक लेवल तक यहाँ भरेगा, और भरने के बाद यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा देर तक हम इसे देखेंगे कि कब तक वो कितना क्वांटिटी वाटर फ्लो चालू कर रहा है, क्योंकि पंप को अपनी पूरी कैपेसिटी में चलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी को हम वी नोच कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो, कितना वाटर फ्लो होगा पंप के द्वारा, उसी को हम मेजर करते हैं लेबोरेटरी में। तो उसे हम वी नोच के माध्यम से करते हैं। अब इसका थोड़ा सा आपको मैं यूट्यूब में दिखा दूं। ये देखिए, ये लेबोरेटरी में क्या चल रहा है। ये लेबोरेटरी में अपन यूज कर रहे हैं कि इसे कैसे उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाइए। ये देखिए ये आपका वी नोच है, पीछे करिए। ये पूरा पंप है, और पंप से ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा वेसल है, टंकी टाइप का। और इसे आगे में देखिएगा, जस्ट थोड़ा सा आगे ले जाने दीजिए। ये ये देखिए यहाँ पास ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका टंकी है, ठीक है। इस टंकी में अपन ये वी नोच, ये आपका वी वी पोर्शन है, ये अभी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस लेवल तक पानी को जाने दिया जाता है, ठीक है। एक लेवल तक, इस लेवल तक पानी को भरने दिया जाता है। इस लेवल के बाद जस्ट पानी जैसे ही यहाँ से वाटर फ्लो होगा, तो इस लेवल तक कोई ना कोई लेवल लेवल होगा। और इसके बगल पे ये देखिए ये आपका मीटर लगा हुआ है, ये आपका इनिशियल लेवल है, ये इनिशियल लेवल है ये। और जहां से क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका एक गेज मीटर लगा के रखा हुआ है। ये यूट्यूब में देखिए, ये पूरा का पूरा गैलन है। इसी को वी नोच एक्सपेरिमेंट कहा गया है, जो आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो। ये देखिए ये आपका मीटर लगा हुआ है। थोड़ा और पीछे चलिए।
ये जो आपका है, ये देखिए स्केल लगा हुआ है, ये आपका इनिशियल लेवल है। वी नोच का इनिशियल लेवल मतलब क्या हो गया? वी नोच का इनिशियल लेवल का मतलब हो गया कि ये आपका वी नोच है, तो ये आपका हो गया इनिशियल लेवल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से पानी फ्लो हो गया। अब जिस लेवल तक वो कांस्टेंट होकर के फ्लो होगा, पहले स्टार्टिंग में इतना होगा, इतना, फिर ये इतने लेवल तक मान लीजिए कांस्टेंट हो गया, तो इतना हमारा पंप जो है वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको वी डायरेक्शन में क्यों बनाया गया, गोल क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, जब अगर हम इसे गोल बना दिए थे तो क्या होता कि यहाँ पास हिंड्रेंस पैदा होता, जब तक वह, ठीक है, यहाँ पास तक हिंड्रेंस पैदा होता। ठीक है, इस किनारे से इस किनारे से हिंड्रेंस पैदा होता, पूरा पानी वाटर फ्लो नहीं होता। वो फ्लो कब स्टार्ट होता? जब वह इस लेवल को पा जाता, तब ये फ्लो होना चालू करता। और वी शेप बनाने से क्या हुआ, जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो यहाँ से वह फ्लो बाहर होना चालू हो गया। तो इससे हम क्या क्या नापते हैं? क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो, कितना क्वांटिटी हमारा वाटर फ्लो में बहेगा। तो वी नोच इज एक क्या है? वी नोच एक लाइब्रेरी में, या हम लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, सॉरी वी नोच एक मतलब कि लैब में, ठीक है, लैब में किसी भी मोटर का कितना, उस मोटर का कितना वाटर फ्लो किया जाएगा, उसका चेक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वी क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो, सी इज द राइट आंसर। अभी देखिए यूट्यूब में उसी वीडियो को फिर से एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को, चाहे ये देखिए। अब देखिए वाटर फ्लो होना चालू होगा, ये अभी इसने पंप को चालू किया और ये टंकी पर यहाँ गिरेगा। देखिए ये हुआ, अब ये लेवल पकड़ेगा, यहाँ से इतना फ्लो चालू हुआ। तो हमको तुरंत नहीं नापना, तुरंत स्केल नहीं नापना है। जब पंप अपनी पूरी स्थिति में चालू हो जाएगा, उसके बाद हम इसे नापेंगे। ये देखिए अभी ये लेवल पकड़ लिया, ये लेवल तक जा रहा। तो अब इसको खोल करके, इनिशियल था, इनिशियल मीटर था, स्केल से इसे ऊपर कर देंगे कि इतना पानी हमारा यहाँ से, देखिए तो ये एक हेड मिला, देखिए ये वाला एक हेड मिला। ठीक है, ये H1 हो गया। और जो हमारा पानी ऊपर में फ्लो कर रहा है वो हो गया H2। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि आप देखिए, जहां पास इनिशियल पॉइंट लगा है ये हमारा हो गया H1, और जहां से गेज मीटर मान लीजिए यहाँ पास है, ठीक है, तो ये लेवल हो गया हमारा H2। तो यही हमारा क्या हो गया, H1 और H2, ये हमारा हेड हो गया कि इतना हेड तक का पानी हमारा फ्लो होता है, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो हम निकाल लेंगे उससे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HEMM? भैया ये तो अब मतलब आंख मूंद के भी मारा जा सकता है। हैवी इलेक्ट्रिकल मूविंग मशीनरीज, हैवी इनहांस मैकेनिकल मशीनरीज, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज, हैवी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सी इज द राइट आंसर, HEMM, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज। बनवारी लाल जी का सी आंसर आया जी, बिल्कुल बनवारी लाल जी। Which of the following medium is compressed in a diesel engine cylinder? डीजल इंजन सिलेंडर में इनमें से कौन सा मीडियम है जो कि आपका डीजल इंजन, फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन डीजल इंजन सिलेंडर, जो कि डीजल को कंप्रेस करके इग्नाइट करने के काम आता है? एयर एलोन, एयर एंड फ्यूल, एयर एंड ल्यूब ऑयल, फ्यूल एलोन, एयर फ्यूल ल्यूब ऑयल, तीनों? बोलिए। इसको मैंने बताया था इस पॉइंट को, जब मैं आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन समझा रहा था, तब मैं आपको इस चीज को बताया हूँ कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या क्या डिफरेंस है। इसके ये इंजन की क्लास में मैंने बताया हुआ है। भैया डीजल इंजन जो सिलेंडर होता है उसे कंप्रेसिंग के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एयर का उपयोग किया जाता है, ना ही फ्यूल का, ना ही ल्यूब ऑयल का, ना ही फ्यूल एलोन का। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होने में जैसे ये एयर के संपर्क पे आता है, तो कंप्रेस्ड होने के साथ, कंप्रेसिंग एयर के साथ आता है, तो ये इग्नाइट होना चालू हो जाता है। तो इसलिए एयर एलोन। मनवारी लाल जी बिल्कुल।
द करेंट, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड बिटवीन द स्टार पॉइंट एंड द अर्थ, सच वैल्यू इज टू हाँ सच वैल्यू एज टू लिमिट द अर्थ फॉल्ट करंट इन बिलो ग्राउंड माइंस टू ए मैक्सिमम ऑफ। ये देखिए, मैंने आपको बताऊं ना कि अगर आपने रेगुलेशन, ठीक है, 2017 और सीईए, ठीक है, अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट मशीनरीज, ठीक है, इतना आप करके चले गए तो कम से कम नहीं तो आपका 1/2 पोर्शन कंप्लीट कर लिया आपने लगभग। मतलब कि अगर 150 क्वेश्चन हैं तो कुछ नहीं बोलता तो मैं 50 to 60 क्वेश्चन आप पा गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अब ये आपका कहाँ से पूछा है? सीईए, जो ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, सीईए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल, द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसको मैं अभी सीए आपको पढ़ा दूंगा। द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इंसर्टेड बिटवीन द स्टार पॉइंट एंड अर्थ वैल्यू, द लिमिट ऑफ फॉल्ट करंट बिलो ग्राउंड। अब अगले साल अगर मान लीजिए बनवारी लाल जी ने डी बताया है, चलिए ठीक है, अब 750 मिली एम्पियर, चलिए मैं इसी की जगह बोल देता हूँ बनवारी लाल जी की अंडरग्राउंड की जगह अगर ये बोल देता है ओपन कास्ट और यहां पास बोल देता है 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 30 एम्पियर और 20 एम्पियर, चार ऑप्शन बताइए। बोलिए बनवारी लाल जी। ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिया हूं मैं, ए बी सी डी। अगर अगले साल क्या बोल रहा है कि आपका जो फॉल्ट करंट है वह अंडरग्राउंड के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, कैसे भी मान लीजिए ये स्टार पॉइंट बोल रहा है, अर्थ के लिए बोल रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि स्टार पॉइंट छोड़िए, आपका मैक्सिमम लिमिटिंग रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड बिटवीन टू सच वैल्यू। देखिए लिमिटिंग रेजिस्टेंस मतलब फॉल्ट करंट के लिए लिमिटिंग, ये देखिए आप यहां से देखेंगे, लिमिट द अर्थ फॉल्ट, ठीक है, अर्थ फॉल्ट करंट इन बिलो ग्राउंड माइंस टू ए मैक्सिमम, कितना होना चाहिए? बनवारी लाल जी ने बताया बी, बिल्कुल सही, 50 एम्पियर। ठीक है, तो अगले साल का ये अभी का पक्का है कि आना ही आना है। ठीक है, ये देखिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स for safety appropriate with gear with necessary protective device shall be suitably placed in the mine for automatically disconnecting the supply to any part of the system when a fault, कितना होगा, इंक्लूडिंग अर्थ फॉल्ट, अगर किसी भी स्थिति में फॉल्ट या फिर अर्थ फॉल्ट ऑकर्स, फॉल्ट करंट शैल नॉट बी मोर देन 750 मिली एम्पियर। ठीक है, किसी भी स्थिति में अगर 750 मिली एम्पियर से ज्यादा का फॉल्ट कहीं पास दिखाई देता है, कहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कहां से? मेन सप्लाई से, जहां से 550 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, किसके लिए? ये अंडरग्राउंड के लिए है। किसके लिए? फॉर यूजी। फॉर ओपन कास्ट क्या लिखा हुआ है? 50 एम्पियर सिस्टम इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फॉल शैल बी लिमिटेड टू दिस स्पेसिफिकेशन वैल्यूज। दिया है कि नहीं दिया है? बनवारी लाल जी का आंसर बिल्कुल सही था, दैट इज राइट, द राइट आंसर इज 50। अगर यही ओपन कास्ट लिख देता तो एम्पियर, ये याद रखे यूनिट का, इस अंडरग्राउंड में मिली एम्पियर में है, अंडरग्राउंड में मिली एम्पियर में है और ओपन कास्ट में एम्पियर में है। चलिए, द मोटर यूज्ड इन मॉडर्न फेस मशीनरी यूजेस ब्लैंक क्लास ऑफ इंसुलेशन। देखिए अभी का जो मोटर है ना, इसमें जो बेस्ट क्लास अभी इंसुलेशन है दैट इज वाई इंसुलेशन, सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंसुलेशन बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नेट, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। नहीं नहीं, एफ, सॉरी सॉरी, वाई बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, जो बेस्ट क्लास ऑफ इंसुलेशन है दैट इज एफ है, एफ टाइप है। ठीक है, ये बेसिक है, वाई टाइप जो इंसुलेशन है पहले यूज होता रहा, एफ टाइप का जो इंसुलेशन है ये बेस्ट टाइप का इंसुलेशन है,
इसको अगर आपको याद होगा तो इसको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। द मोटर यूज्ड इन द मॉडर्न फेस मशीनरी यूजेज एफ क्लास ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, सबसे हाई क्लास ऑफ इंसुलेशन प्रेजेंट स्टेज में एफ क्लास को ही माना जाता है। इसके आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए बनवारी लाल जी। मिनिमम हाइट ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे फॉर इंटायर स्ट्रेच शुड बी इन मीटर 1.3 1.5 1.8 2 2.2। मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? रेगुलेशन का क्वेश्चन है। बनवारी लाल जी सी, बिल्कुल 1.8 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट। डेंजरस प्लेसेस डेंजरस प्लेसेस फेंसिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड एज पर 2017 रेगुलेशन। देखिए ये आपका रेगुलेशन नंबर पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछा है कि डेंजरस प्लेसेस फेंसिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, उन जगहों पर जो फेंसिंग की जाएगी जहां पास मीथेन का एक्सट्रैक्शन चल रहा है, तो उन जगहों पर किस रेगुलेशन नंबर के तहत, किस रेगुलेशन नंबर के तहत आपको वहां जहां पास मीथेन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वहां पास फेंसिंग लगाई जानी है? बताइए। देखिए चारों रेगुलेशन सेम है, 237 237 237। देखिए रेगुलेशन नंबर डायरेक्ट है फेंसिंग एंड कोल माइंस रेगुलेशन में चलते हैं अपन। देखिए फेंसिंग जो आपका है डायरेक्ट है 237 फेंसेस। ठीक है, लेकिन उन जगहों पर जहां पर डेंजरस प्लेस है, उन जगहों पर जो फेंसिंग की जानी है वह 237 का 1। देखिए एवरी टैंक, ये कहा मिसलेनियस चैप्टर में है, रिजर्वर, कोई भी टैंक हो या रिजर्वर हो या अदर डेंजरस प्लेसेस हो। तो देखिए रिजर्वर मतलब क्या हो गया कि मीथेन का रिजर्वर हो, ठीक है, या किसी अन्य ज्वलनशील गैसों का रिजर्वर हो। ठीक है, तो डेंजर इन इन और अबाउट ए माइन, माइंस के अंदर या माइंस के आसपास, विच हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट और इज यूज्ड इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन shall be kept securely fenced। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर को भी आपको याद करना है। ठीक है, फेंसिंग भी आपकी मशीनरी के अंदर ही आती है। जैसे कि आप जहां पास, मान लीजिए जहां पास भी आपका मशीनरी का ढोना ढाना चल रहा है मशीनरी का, तो वहां पास कैसी फेंसिंग होगी, या फिर आपका जो साफ्ट है, साफ्ट इंक्लाइन के पास कैसी फेंसिंग होगी। तो ये सारे फेंसिंग वो अंडरग्राउंड में किसी जगह पर अगर मान लीजिए रूफ फॉल हुआ है तो उस जगह को फेंसिंग कर दिया जाता है, वहां कौन सी फेंसिंग होगी, पढ़े होंगे ना ये वाला। G1 S1 H1 ऐसे करके कई सारे G1 ऐसे G2 G3 G4 G5 ऐसे करके कई सारे फेंसिंग होते हैं। नेक्स्ट है, फिर क्या बोल रहा है? कंट्रोल फॉर रिलीज ऑफ मीथेन गैस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन एज पर रेगुलेशन 2017 रेगुलेशन नंबर इसमें फिर बोल रहा क्वेश्चन नंबर देखिए 28, फिर इसमें रेगुलेशन पूछ रहा। रेगुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलेशन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कई लोग हैं जो जो मशीनरी के सिलेबस पढ़ के चले जाते हैं और रेगुलेशन नहीं पढ़ते। मैं बता रहा हूँ कि रेगुलेशन और आप क्या नाम है CEA इतना भी अगर करके गए ना तो 30 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जा रहे हैं बाहर। और रेगुलेशंस को ऐसा नहीं है लाइन बाय लाइन आपको रटना पड़ेगा। कंट्रोल फॉर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस, जो आपका मीथेन गैस फॉर एक्सट्रैक्शन है उसमें अगर आप कंट्रोल चाहते हैं तो कौन से नंबर पर आपका रेगुलेशन के अंदर दिया हुआ है? देखिए 226 आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए प्रोडक्शन, ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम बोरहोल्स। ठीक है, हम्म,
28 का कंट्रोल फॉर रिलीज ऑफ मीथेन गैस एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन, ड्रिलिंग या एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन के बारे में रेगुलेशन नंबर 226 तो बताता है, लेकिन इसमें कंट्रोल पूछ रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि वाइल ड्रिलिंग फॉर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन थ्रू बोरहोल, जब हम बोरहोल्स के द्वारा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, all precautions and arrangements shall be made to ensure that no frictional or open spark occurs inside the boreholes। जब हम मीथेन गैस को बोरहोल के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इस जो भी मशीन हम लगा रहे हैं, जो भी अरेंजमेंट हम दे रहे हैं, या जो भी हम मशीन का यूज कर रहे हैं, तो हमें इतना प्रिकॉशन लेना है कि जब हम बोरहोल करेंगे उस समय किसी प्रकार कोई भी ओपन फ्रिक्शनल, मतलब फ्रिक्शन ना हो। जैसे दो सरफेस के बीच में जब वह रोटेट होगा, रोटरी डील कर रहे हैं चाहे परकसिव डील कर रहे हैं, तो उसमें चिंगारी निकलेगा अगर फ्रिक्शन होगा तो स्पार्क ना हो, फ्रिक्शनल ना हो इनसाइड द बोरहोल कंटेनिंग मीथेन गैस। क्यों? क्योंकि अंगार लगने का संभावना है, एक ज्वलनशील गैस है अंदर, मीथेन गैस। लाइकली टू कंटेन मीथेन मे बी कॉज एक्सप्लोजन और ब्लोन आउट इन द बोरहोल। बोरहोल में ब्लोन आउट होने का चांसेस है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ डी गैसिफिकेशन फ्रॉम ए होल, जब आप गैस को निकालना, डी गैसिफिकेशन कर रहे हैं, नेसेसरी अरेंजमेंट शैल बी मेड टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ मीथेन थ्रू द डी गैसिफिकेशन होल। देखिए ये होल है, इस होल में जब आप बोर कर दिए तो आपका गैस तुरंत निकलना चालू हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि देखिए अंदर में क्या है, अंदर में क्या है आपका, हाइयर प्रेशर में है और लो प्रेशर है ऊपर में। तो हमेशा कोई भी चीज हो वो हाइयर से लोअर प्रेशर की ओर जाती है, ये हम पंप में भी पढ़ चुके हैं और दूसरे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है कि गैसेस तो निकलना आपने स्टार्ट कर दी, लेकिन कंट्रोल आपका ऐसा मैकेनाइजेशन होना चाहिए कि आपका डीगैसिफिकेशन से कंट्रोल होना चाहिए। जब आप रिलीज कर रहे हैं मीथेन गैस को, तो देखिए कितनी छोटी सी लाइन से इसने पढ़ा है कि डीगैसिफिकेशन के समय आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मनचाहा, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लिमिट में मान लीजिए कि 100, मान लीजिए ये गैस से है, तो 100 पास्कल के हिसाब से आपने प्रेशर के हिसाब से निकाल लिया। अब इसमें आपका कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि अगर डी कंट्रोल वे पे आप निकालेंगे तो एक बड़ा खतरा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने खुला छोड़ दिया है। तो दैट इज 226 का 2 मेरे अकॉर्डिंग होगा। द राइट आंसर इज, देखिए रेगुलेशन तो मुझे भी याद नहीं है, देखिए बी, ठीक है। रेगुलेशन मुझे याद नहीं है एक्चुअल में, जब मैंने भी फर्स्ट क्लास दिया था तो रेगुलेशंस के मेरे को ये पता थे कि 225 में ड्रिलिंग ऑपरेशन है, 226 में प्रोटेक्शन ड्रिलिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन है, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता रहा 227 में वेंटिलेशन प्लान मीथेन एक्सप्लोरेशन ये है। लेकिन अभी एक नया नया चीज मैं देख रहा हूँ सेकंड क्लास के पेपर्स में, जो उसमें क्या है कि लाइन बाय लाइन, मतलब 226 का सब रेगुलेशन नंबर 1 आपको पता होना चाहिए। 226 में क्या, देखिए 226 के सब, इसको याद कैसे करेंगे? आपको ऐसा याद नहीं करना, आप देखिए पूरा इसको याद नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि 226 के सब रेगुलेशन 1 में क्या हुआ है कि बोर होल का एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं इस बात के बारे में, ठीक है। प्रिकॉशंस लेने हैं कि किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शनल, मतलब कोई फ्रिक्शन ना हो और ओपन स्पार्क ना हो, बस ऐसे करके आप 226 सब रेगुलेशन 1 में शॉर्ट नोट से बना लीजिए कि किसी प्रकार का ओपन, जो पूछने लायक चीज है, ओपन स्पार्क या फ्रिक्शन ना हो, ऐसा प्रिकॉशन लेके चलना है जब हम बोर होल करेंगे। फिर उसके बाद 226 रेगुलेशन नंबर 226 का सब रेगुलेशन नंबर 2 क्या बोलता है कि जो भी गैसेस उसमें से निकलेगी, एक कहानी के रूप में अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको सारा रेगुलेशन याद हो जाएगा। 226 सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है कि हम उसे कंट्रोल, जो मीथेन गैस निकलेगी उसे हम कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। अब 3 जैसे बोलता है तो अरेंजमेंट शैल बी मेड एंड केप्ट फंक्शनल टू इंश्योर दैट देयर इज नो लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द बोरहोल, ठीक है। अब अगली बार ये पूछ देता है कि भैया हमारा जो बोरहोल वहां से लीकेज ना हो, वह कौन सा आपका रेगुलेशन है? दैट इज 226 सब रेगुलेशन नंबर 3। ऐसे करके आप कहानी के रूप में कि हमारा किसी पर कोई लीकेज ना हो, ऐसा फंक्शन हमको, ऐसा प्रिकॉशन या ऐसा फंक्शन बोरहोल में, ऐसा अरेंजमेंट हमको करके रखना है, ये सब रेगुलेशन नंबर 226 का 3 नंबर बोलता है। तो तब तो आप वहां पास कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए हॉलेज रोप में, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा
कि आपको सारा रेगुलेशन मत याद करके जाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप हॉलेज, वाइंडिंग, ठीक है, फिर आपका देखिएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर्स कितने, मतलब कि 330 वोल्ट ऐसा कुछ है या 220 वोल्ट में आपको एक इंजीनियर रखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर सेटअप रेगुलेशन नंबर 38, 39, 40 इसी के आसपास देखिएगा। मैनेजर का है आपका 24, मतलब 20 टू 35 के बीच में देख लीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर, अपॉइंटमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर कितने पावर पे रखा जाएगा, ये सब मैकेनिकल के अंदर, ये सब आपका मशीन के अंदर आ जाता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, तो उन्हीं उन्हीं को आप याद करिए। फिर देखिए जैसे कि मीथेन एक्सप्लोरेशन से पूछ रहा है, ठीक है, तो मीथेन एक्सप्लोरेशन पूरा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फेंसिंग जहां जहां है, मतलब आपका मशीनरी से रिलेटेड जो जो आपका ये है, क्या नाम है, रेगुलेशंस है, उन सब को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे मिसलेनियस में है, तो मिसलेनियस भी आपका चैप्टर है मिसलेनियस में। अब आप उसमें वेंटिलेशन मत उठा लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे तो अगर मोटा माटी देखा जाए तो मुश्किल से 50 रेगुलेशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ 50, इससे ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है आपके मशीनरी से रिलेटेड, ठीक है। चैप्टर वाइज सब कुछ देखा जाए तो आप ऐसे करके रट सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका मैं बोल रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 2 मिनट, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, सीनियर ऑफिशियल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर। अब इंजीनियर का अपॉइंटमेंट ये आपका मशीनरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इन एवरी माइन वेयर मशीनरी इज यूज्ड, एन इंजीनियर होल्डिंग डिग्री, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, माइनिंग मशीनरी, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एस बाई बी रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो कितने में लगना है आपको, कि आपको किसी भी आपका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं where electrical energy exceeds 650 volt is used and installed capacity of all electrical equipments 1.5 megavolt ampere, ठीक है। तो आपको वहां पास सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि एक इंजीनियर प्रोवाइड कराना है। कहां पास, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूं तो जहां पास भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी 650 वोल्ट, ठीक है, या फिर टोटल जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है सारा मिला के जो पावर हो रहा है 1.5 मेगा वोल्ट एम्पियर, इससे ज्यादा हो रहा पावर इतना है और एनर्जी सप्लाई इतनी है, तो वहां पास आपको एक इंजीनियर का अपॉइंटमेंट करना है। तो आपका ये है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियर की, तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन एन ओपन कास्ट माइंड वर्क बाई हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज, HEMM, ठीक है, मैकेनाइज्ड हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग हॉर्स पावर ऑफ ऑल मशीनरीज यूज्ड एक्सीज 1500, मतलब 1500 हॉर्स पावर पर ज्यादा होने पर आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर को प्रोवाइड कराना है। सारी मशीनरीज को मिला करके जहां पास 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा का पावर का मशीनरी मिल हो करके, जैसे मान लीजिए कि आपका LHD HDL है, तो एक आपका मान लीजिए कि 500 हॉर्स पावर का है, HDL है 500 हॉर्स पावर का है। फिर कोई एक मशीनरी है मान लीजिए बेल्ट कन्वेयर है, तो आपका 600 हॉर्स पावर का है, तो टोटल मिला के 1600 हो गए। तो वहां पास आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर प्रोवाइड करवाना है। तो यही चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन एज पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलेशंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेंटिलेशन ऑफिसर कोई जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर नहीं पूछा जाएगा, मैनेजर को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एज ए मैकेनिकल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप मैक्सिमम लोग क्या फील्ड वाले हैं, ठीक है। और जो आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हो क्या है, सेकंड क्लास माइंस मैनेजर। सेकंड क्लास माइंस मैनेजर कौन वाले रहते हैं, डिग्री वाले रहते हैं, ठीक है, या डिप्लोमा वाले। तो उस लेवल पे आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रिकॉर्ड ऑफ हॉलेज रोप इज यूज रिक्वायर्ड एज पर रेगुलेशन 2017 रेगुलेशन नंबर। हॉलेज रोप का यूज किस रेगुलेशन नंबर के तहत, मतलब रिकॉर्ड आपका, मतलब कि जैसे आप हॉलेज रोप को चेंज किए हैं, ठीक है, एक हॉलेज रोप था जिसको आप चेंज करके दूसरा हॉलेज रोप बनाए हैं, तो उस हॉलेज रोप को जब आप चेंज किए हैं तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो किस रेगुलेशन पे है। क्वेश्चन नंबर 29। किसी को अगर रेगुलेशन याद है तो बताइए। देखिए सारा का सारा सब रेगुलेशन क्या है, 96 है।
अब 96 का सब रेगुलेशन नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए हॉलेज, मैं बोला ना कि हॉलेज और वाइंडिंग तो आप छोड़िए ही मत। नाइन्टी सिक्स देखिए, ये आपका है हॉलेज रोपवेज। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपका क्या है कि रिकॉर्ड कब मेंटेन करना है, तो no rope shall be used for purpose of haulage if it has any serious visible defect over any length or which factor of safety is less than 8। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी हॉलेज रोप जिसमें कि कोई बड़ा डिफेक्ट दिख रहा हो, जो कि आंखों से, सीरियस विजिबल डिफेक्ट जो आंखों से दिख रहा हो, ठीक है, मेन मेन शब्दों को पकड़िए, सीरियस विजिबल डिफेक्ट एंड एनी लेंथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 8। अगर ऐसी पूरे के पूरे लेंथ में कहीं भी आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 8 से कम आता है, तो ऐसी रोपवे को आप उपयोग में नहीं लाएंगे। ये आपका पहला हो गया। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि हमें ऐसा कोई भी हॉलेज रोप, रेगुलेशन नंबर सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि 96 क्या है, हॉलेज रोप। एवरी रोप विच इज कैप्ड शैल बी रिकैप्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी 6 मंथ्स। 6 मंथ में एक बार रिकैपिंग की जाएगी, एंड इफ नेसेसरी एट शॉर्टर इंटरवल अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है। नो रोप विच हैज बीन स्लाइस शैल बी यूज्ड इन डायरेक्ट रोप हॉलेज। ठीक है। स्लाइसिंग किए हुए किसी भी रोप को हम डायरेक्ट हॉलेज में उपयोग नहीं करेंगे। किसमें? डायरेक्ट हॉलेज में। ठीक है। इसमें एंडलेस की बात नहीं कर रहा है, एंडलेस हॉलेज की बात नहीं कर रहा, इसमें मेन एंड टेल हॉलेज की बात नहीं कर रहा है, इसमें ग्रेविटी हॉलिज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है कि हमें स्लाइसिंग किए हुए रोप को डायरेक्ट हॉलेज में, जो सबसे पहला पढ़े थे, उसमें उपयोग में नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है, फॉर एवरी हॉलेज रोप वे इन यूज ए रिकॉर्ड ऑफ साइज, यही हमको चाहिए था। कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी, नेम ऑफ सप्लायर, डेट्स, इंस्टॉलेशन, रिकैपिंग शैल बी केप्ट इन ए बाउंड पेज बुक, ये हमको चाहिए था रिकॉर्ड। तो हमारा क्या हुआ, 96 का सब रेगुलेशन नंबर 4। तो क्वेश्चन में अगर आते हैं, दैट इज 96 का सब रेगुलेशन नंबर 4, डी इज द राइट आंसर। यही बोल रहा ना, रिकॉर्ड फॉर हॉलेज रोप, हॉलेज रोप का रिकॉर्ड, सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अब इसको बताइए भाई, क्वेश्चन संजय तिवारी जी, मजहर अली जी, बनवारी लाल जी, तीनों ही क्लास में हैं। द लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ HEMM इंजन डज नॉट परफॉर्म, द लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ HEMM इंजन डज नॉट परफॉर्म। देखिए, जो आपका HEMM का लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, जो लुब्रिकेट करने का काम आता है, उसमें एक HEMM में क्या होता है कि आपका लुब्रिकेटिंग के लिए एक मतलब ग्रीस भर के रखा रहता है, और वो समय समय पर इंजेक्ट करते रहता है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा काम नहीं करता है? पहला, एलिमिनेटिंग नॉक्सियस गैसेस, लुब्रिकेट मेटिंग पार्ट्स, ये काम ही है। कौन सा नहीं करता है? नॉट परफॉर्म, कूल्स एडजॉइनिंग कंपोनेंट्स, जो भी उसके एडजॉइनिंग कंपोनेंट उन्हें कूल करने का काम आता है। क्लीन्स मैटिंग सरफेस, ठीक है, जो क्लीन्स मतलब मैटिंग सरफेस, आपका जो मैट वाला सरफेस है उसे क्लीन करता है। नन ऑफ दिस। बताइए। देखिए, अगर आप नॉर्मल भी जान रहे होंगे तो इसका नॉक्सियस गैसेस को एलिमिनेट करने का काम लुब्रिकेटिंग सिस्टम नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। कैसे करेगा? जो भी नॉक्सियस गैसेस है उसे एलिमिनेट कैसे कर सकता है कोई भी HEMM? इसमें HEM में क्या होता है, सेंसर लगे रहता है। ठीक है, कि अगर CH4 0.5 से ज्यादा होगा तो वह ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, कंटीन्यूअस माइनर, ये लगा रहता है। लेकिन उसे एलिमिनेट करने के लिए अभी कोई सिस्टम नहीं बनाया गया कि जैसे मान लीजिए नॉक्सियस गैसेस हैं तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, और वेंटिलेशन, वो आपका वेंटिलेशन के थ्रू ही होना है। ठीक है। तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जिससे कि आप वहां पास हवा मार के, ब्लोअर मार के उसको साइड कर दें, मशीन को हटा के आपको ब्लोअर मारना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा, लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है HEMM का, वह इनमें से कौन सा काम नहीं करता? तो लुब्रिकेट, हर एक पार्ट को लुब्रिकेट करने का काम करता है, उसमें एक ग्रीसिंग रहता है, ठीक है, पतले का, और वो जहां पास मतलब कि रहता है कि इतने से खाली होने पर वह इंजेक्ट करते रहेगा, वहां से प्रेशर मारता है, एक पाइप अलग से दी जाती है, होस पाइप लगाई जाती है पूरे के पूरे सिस्टम में, जहां जहां आपको लुब्रिकेशन देना है उस सब जगह पर। जो ये मेंस हम क्या करते हैं, इसमें लाते हैं पूरा का पूरा पतला फॉर्म में जो हमारा ग्रीस होता है भर देते हैं,
और यहीं से वह अपना मैकेनाइजेशन रहता है कि वह यहाँ से इंजेक्ट करता है हर एक पार्ट्स को। ठीक है, तो वो इसके साथ ही वह कूल करने का भी काम करता है कंपोनेंट्स को, हर एक कंपोनेंट्स को, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं मिलता है तो पूरा गर्म हो जाता है, तो लुब्रिकेशन मिला तो वापस से वह फिर ठंडा हो जाएगा, तो ये ठंडा भी है। क्लीनिंग द मैटिंग सरफेस, जो उसका मैटिंग सरफेस रहता है उसे साफ करता है, मतलब जो गंदगी जम जाती है। वे ऑफ अफोर्डिंग मीन्स ऑफ एग्रेस टू द सरफेस, सरफेस में एग्रेस होने के लिए कितना आपका अफोर्ड कर सकते हैं, कितना रास्ता बनाया जाता है, तो हम जान रहे हैं कि मिनिमम हमको दो तो बनाने ही बनाने हैं, तो बी इज द राइट आंसर। संजय तिवारी जी ने भी ए बोला था, बिल्कुल सही है आप दोनों का। क्वेश्चन नंबर 32, ये मीथेन ऑफ एक्सट्रैक्शन से तीसरा सवाल हो गया है, जो नया चैप्टर जुड़ा है रेगुलेशन 2017 में, तो मीथेन एक्सट्रैक्शन से ये आपका चौथा क्वेश्चन है। देखिए, एफिशिएंट हेडलाइट फिटेड विथ ड्रिल माइक, ठीक है, ड्रिल मशीन, ये एक्चुअल में ड्रिल मशीन है, ऐसा ड्रिल मशीन फॉर एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड एज पर सीएमआर 2017। जो आपका हेडलाइट है, ठीक है, एफिशिएंट हेडलाइट फिटेड विथ ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन के साथ जो फिट है, तो मीथेन एक्सट्रैक्शन जिसे यूज किया जा रहा है, तो उसका रेगुलेशन नंबर क्या होगा? चलिए 224। ये आपका है ड्रिल मशीन 224। ठीक है, अब इसमें यह पूछ रहा है कि एफिशिएंट हेडलाइट का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32 का पूछ रहा है कि एफिशिएंट हेडलाइट वो ड्रिल मशीन, ठीक है, जो कि मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए ड्रिल के लिए उपयोग में आ रही है, तो उसमें कितना हेडलाइट जो है, कितना एफिशिएंट हेडलाइट होनी चाहिए, उसके बारे में रेगुलेशन नंबर आपसे पूछ रहा है। बताइए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है ड्रिल मशीन शैल बी प्रोवाइडेड विथ ए एन एफिशिएंट हेडलाइट कैपेबल ऑफ शोइंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्किंग प्लेस अहेड, मतलब कि रेगुलेशन नंबर 224 का सब रेगुलेशन नंबर का 2 का ए भाग, दैट इज द राइट आंसर। यू शुड बी क्लियर ऑन योर माइंड, पहला ही ऑप्शन सही है। अब इतना आपका हेडलाइट होना चाहिए, जो भी आप ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं उसकी हेडलाइट, सामने की लाइट इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि उसमें किसी को अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वर्किंग प्लेस पे अगर हो तो वह शो हो। देख रहे हैं ना कैसा आपको पूछ रहा, तो इन चीजों को आप याद कर लीजिए। चलिए, अब इस यहाँ ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। बताइए भाई, ये आप लोगों के लिए है। A back stay, drag or other suitable convenience for preventing the tub set of train of tubs running back is attached in front of ascending tub, right side of ascending tub, top of ascending tub, left side of ascending tub. ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत, इन बैक साइड ऑफ ascending tub, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बी नंबर ऑप्शन को, ये अब बताइए चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में कौन सा सही है? इन फ्रंट ऑफ असेंडिंग टब, इन बैक साइड ऑफ असेंडिंग टब, राइट साइड ऑफ असेंडिंग टब, टॉप ऑफ असेंडिंग टब, लेफ्ट साइड ऑफ असेंडिंग टब। बनवारी लाल जी का आंसर आ गया, संजय कुमार तिवारी जी का अभी तक आंसर नहीं आया है।
बिल्कुल, इन बैक साइड ऑफ असेंडिंग टर्फ, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका हॉलेज का है, पढ़ाया हुआ सवाल है। पल्वराइज्ड कोल इज, पल्वराइज्ड कोल किसे कहता है, किसे कहते हैं? नॉन स्मोकिंग कोल, कोल फ्री फ्रॉम एश, कोल ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स, कोल विच बर्न्स फॉर लॉन्ग टाइम, व्हाइट कोल। पल्वराइज्ड कोल किसे कहा जाता है? देखिए, ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, मैं बता दे रहा हूँ। पल्वराइज्ड कोल उसे कहते हैं, ऐसा कोल जिसे हम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकें, उसे हम कहते हैं कोल ब्रोकन। अगर मैं बोलूं कोल ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स, फाइन मतलब बारूद, एकदम भूसभूसा बारूद, मतलब कैसे बोला जाए, पाउडर फॉर्म में, फाइन पार्टिकल छोटे छोटे फॉर्म में, फाइन पार्टिकल इज कॉल्ड पल्वराइज्ड कोल। ठीक है, याद रहेगा सभी को, इसे पल्वराइज्ड कोल कहते हैं, दैट इज सी इज द राइट आंसर। जिसे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में तोड़ा जा सके, उसे हम फाइन पार्टिकल्स के रूप में हम उसे पल्वराइज्ड कोल कहते हैं। आरओपी मीन्स, इसको मैंने बताया है, बताइए आरओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? रोल ओवर प्रोटेक्शन, रन ओवर प्रोटेक्शन, रोल ओवर बाय प्रोटेक्शन, रोल ओवर बाय प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। रन ओवर बाय प्रोटेक्शन, बताइए। आरओपी तो क्वेश्चन नंबर 35 का बताइए, बनवारी लाल जी, संजय कुमार जी। नहीं, गलत है, बनवारी लाल जी का आंसर गलत है, 35 का गलत बताया है भैया। इसका जो होता है राइट आंसर, रोल ओवर प्रोटेक्शन, रोल ओवर प्रोटेक्शन, रन ओवर प्रोटेक्शन नहीं होगा, दैट इज रोल ओवर प्रोटेक्शन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, इसे याद कर लीजिएगा बनवारी लाल जी, रोल ओवर प्रोटेक्शन होता है, रन ओवर नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल लार्जली डिपेंड्स ऑन, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, ये डीजे देशमुख का पहले दूसरे पेज में लिखा हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है किस पे डिपेंड करता है? कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वह डिपेंड करता है एस कंटेंट प्लस मॉइस्चर प्लस वोलाटाइल कितना है, ठीक है, प्लस साइज ऑफ पार्टिकल, ये सारी ही चीजों पर डिपेंड करता है। बताइए इसका बनवारी लाल जी। तो द राइट आंसर इज ई, 36 का, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू? बनवारी लाल जी क्या कहना है? मॉइस्चर कंटेंट। कैसा कर रहे हैं यार, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल डिपेंड्स ऑन द ईच होगा मेरे हिसाब से। 36 का देखिए तो राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, सुनिए, कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एस कंटेंट ओनली, ए इज द राइट आंसर। सॉरी, राइट आंसर इज ए, मुझे ऑल ऑफ द अबव था। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप एक टन मान लीजिए, ठीक है, एक टन मान लीजिए, चाहे आप 1 ग्राम कोयला जब जला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 ग्राम कोयला जलाया या 1 केजी कोयले को, वैसे तो ब्लास्ट फर्नेस में 1 ग्राम कोयले को हम जलाए, तो 1 ग्राम कोयले को जलाने के बाद हमको कितना एनर्जी उसमें से वैल्यू मिला,
दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब हमने जलाया कितना, 1 ग्राम, और उसमें से 100% में से हमको मान लीजिए 15% जो है क्या मिला, एस मिल गया। तो मतलब कि टोटल जितना हम एनर्जी एज्यूम कर रहे थे उसमें से 15% हमको एस मिला है, पूरा का पूरा हमको कार्बन परसेंटेज। देखिए, ज्वलनशील क्या रहेगा, जितना ज्यादा कार्बन परसेंटेज रहेगा, मतलब कि उस कोयले में 85% ही हमारा क्या है, कार्बन परसेंटेज है। 15% एस है, मतलब कि 85% आपका कार्बन कंटेंट है। अब इस कार्बन कंटेंट में आपका मॉइस्चर, वोलाटाइल मटेरियल, ठीक है, ये सब चीज को हम बाद में एज्यूम कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसको जान रहे हैं। तो ए इज द राइट आंसर। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज ओनली डिपेंड अपॉन द एस कंटेंट। जितना ज्यादा आपका एस कंटेंट होगा, कैलोरीफिक वैल्यू उतनी कम होगी। क्यों, ठीक है, जितना ज्यादा आपका एस होगा, एस कंटेंट, एस मतलब राख, राख जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें कैलोरीफिक वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ना मैं सही था, ना ही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। और बी मॉइस्चर कंटेंट जो इन्होंने बताया बनवारी लाल जी ने, वो भी गलत है। एस कंटेंट याद रखिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि भैया जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना कम एस कंटेंट। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कार्बन कंटेंट हो गया, कार्बन कंटेंट। ओके, क्लियर है। अब देखिए वापस से आप फिर रेगुलेशन पे आ गए, ये 5वां रेगुलेशन है। सप्लाई ऑफ ग्लव्स, goodies, respirator, etc. to the person for extraction of methane required as per रेगुलेशन नंबर। किस रेगुलेशन नंबर के तहत वह पर्सन जो कि मीथेन एक्सट्रैक्शन पे लगे हुए हैं, तो उन्हें ग्लव्स की, गुडीज की, रेस्पिरेटर की सप्लाई की जाएगी। रेगुलेशन नंबर 37, ए सॉरी, रेगुलेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए, सप्लाई ऑफ अदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये मीथेन जो एक्सट्रैक्शन के लिए हैं उनके लिए ये रेगुलेशंस है। एंड 243 देखिए, यूज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर। ठीक है, द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइडेड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी रिप्लेस फ्री ऑफ चार्जेस। ठीक है, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर वेन एवर इट इज रिटेंडर अनसर्विसेबल बाय द लिगिटमेट यूज। ठीक है, इसमें आपको इस रेगुलेशन के तहत क्या क्या देना है, पर्सन को ग्लव्स, गॉगल्स, स्किन गार्ड, रेस्पिरेटर, सच अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में भी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। इसके अलावा जो भी रीजनल इंस्पेक्टर के या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा कैसा इक्विपमेंट जो जरूरी हो वह समझा जाए। ठीक है, 40 तक आज हम कर लें, बाकी फिर शाम को हम मशीनरी की दूसरी क्लास लेंगे जिसमें हम आगे के पढ़ाई, जिसमें कि ड्रिल, ड्रिल जो आपको बचा हुआ है, ड्रिल में आपका देखिए क्या क्या पढ़ते हैं हम। ड्रिल में अभी हम पढ़ेंगे मेथड, ठीक है, मशीन टाइप्स और बेसिक्स, ये तीनों ही चीजें हमको पढ़ना है। तो ड्रिल एक बड़ा चैप्टर है, 2-3 दिन की क्लास लगेगी इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, चेकिंग पीरियड ऑफ हॉलेज ब्रेक व्हील शुड बी डन। आपका जो हॉलेज ब्रेक है, ब्रेक का जो हॉलेज है, सॉरी, ब्रेक का जो व्हील हॉलेज है, हॉलेज का जो व्हील है, ठीक है, तो उसमें जो ब्रेक लगता है, तो कितने दिन में इसे चेक करना दिए, कितने दिन में किया जाएगा। ये देखिए 24 घंटा मतलब 1 दिन, 8 घंटे में, 12 घंटे में, 15 घंटे में, 20 घंटे में। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा मेरे अनुसार कि 24 घंटे मतलब कि आपका 1 दिन में एक बार आपका, ये आपसे जनरली पूछा गया है कि ब्रेक, देखिए ब्रेक हो गया, और इसके बाद मीटर, ऑयल गेज, ये सब रोज चेक होते हैं, तो इसलिए 24 आवर्स में एक बार इसे चेक किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसे सबको पता होना चाहिए। हेड गियर फ्रेम जो मैंने आपको बताया था, वन ऑफ दिस इज नॉट ए हेड गियर फ्रेम। इसमें से कौन सा एक टाइप है जो कि हेड गियर फ्रेम नहीं होता। वैसे मैंने आपको बताया था ना, टू लेग सिस्टम, आपका हेड गियर सिस्टम जो बनता है, याद है कि नहीं याद है, वो सब भूल गए। ये जो हेड गियर बन रहे थे, ये ऐसा ऐसा बनाए थे ना हेड गियर, फोर लेग सिस्टम वाला भी।
जैसे आपका ये हो गया, ये फिर हमने इसको ये 4 लेग था और इसे आगे की ओर ऐसे है ये, तो ये आपका 1 2 3 4 4 लेग 2 लेग सिस्टम, इनमें से कौन सा नहीं है? तो टेंट आपका 4 लेग सिस्टम हो गया, 4 सपोर्ट टाइप है ही, पिलर टाइप, काउंट टावर टाइप, सी टेंट टाइप, नहीं बाबा, ए टाइप, ये इस टाइप का हम कहाँ पढ़े हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का ए होगा बनवारी लाल जी, ए, इस टाइप का हमने कहाँ पढ़ा है? ये ऐसा टावर तो हमने कहीं नहीं, अगर हमने ए टाइप पढ़ दिया, देखिए टेंट टाइप क्या है, टेंट टाइप एक आपका टेंट में कैसा होता है, ऐसा ऐसा और सेम ऐसा और ऐसा, टेंट टाइप, लेकिन हमने ए टाइप कहीं नहीं पढ़ा है। ए टाइप में आपका व्हील ही कहाँ लगेगा, 2 व्हील लगते हैं ना, सिंगल व्हील से दो, टेंट टाइप में देखिए, अगर आप ध्यान देंगे ए टाइप में तो आपका व्हील ही नहीं लग पाएगा ना, 2 व्हील लगेंगे, एक इधर 2 किनारे पर, तो दोनों किनारे के लिए आपको फ्रेम चाहिए, तो ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हेड गियर फ्रेम इसमें से कौन सा नहीं है? 4 टाइप, जहां भी आपको 2 लेग्स और 4 लेग्स दिख रहे हैं, जैसे कंक्रीट टावर वाला भी सिस्टम होता है, कंक्रीट के द्वारा बनाया जाता है 2 लेग्स और 4 लेग वाला सिस्टम, लेकिन ए टाइप आपका जो हो गया वो 2 लेग सिस्टम तो है, लेकिन उसमें आप ये कहाँ बैठाएंगे पुल्ली को, 2 पुल्ली लगती है ना। देखिए अब, मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द हॉलेज रोडवे रेगुलेशन नंबर। अब देखिए ये सब जानते हैं कि जहां हमारा टब होगा और जो हॉलेज रोडवे का साइड होगा, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन किस रेगुलेशन नंबर के तहत ये बोला गया है? तो इसको फिर से आपसे पूछ रहा है। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन से, देखिए यहाँ फिर पूछा गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, ड्रिल से ही पूछा गया है, रेगुलेशन नंबर आपका ये छठवां क्वेश्चन हो गया, मीथेन एक्सट्रैक्शन से छठवां क्वेश्चन, और रेगुलेशन से 12वां क्वेश्चन हो गया, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन 2017 से ये 12वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, इसमें से 1 मीटर डिस्टेंस, रेगुलेशन नंबर 92, देखिए अब ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, 14 15 सब 92 का सब रेगुलेशन नंबर 14 15 16 17 18। अब देखिए आपका सबसे रहा 14, क्या है, एवरी मैनहोल शुड बी केप्ट क्लीन क्लियर ऑफ फ्रिक्शन वाइट वाश्ड फॉर ए नॉट लेस देन 0.3 मीटर, तो ये नहीं है। एज पर हैज प्रैक्टिकेबल ऑल मैनहोल शुड बी वन साइड ऑफ द हॉलेज, वन साइड हॉलेज रोड के एक साइड होगा। 16 में क्या, एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाय मींस ऑफ एंडलेस रोप और चेन्स, व्हेनेवर द हॉलेज रोप इज इन मोशन एवरी पर्सन ऑन द हॉलेज रोड ट्रैक टेक शेल्टर इन मैनहोल्स। फिर 17 क्या है, द मैनेजर सेल फिक्स बाय ऑर्डर इन रेस्पेक्ट, ये देखिए कोई 18 देखिए, एट ऑल प्लेसेस वेयर टब्स आर कपल्ड अनकपल्ड देयर शैल बी क्लियरेंस नॉट लेस देन 1 मीटर, ये आपका 18 है, सब रेगुलेशन नंबर 18, तो राइट इट इज दैट इज 92 का। तो ऐसे आपको रेगुलेशंस और इन्हें याद करने पड़ेंगे, तब तो जा करके कहानी बनेगी। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आप देखेंगे कि सीट्स एंड कैनोपी फिटेड विद ड्रिल मशीन, ये ड्रिल, ये एमआईसी मत समझिएगा, वो मशीन्स को ऐसे लिखना चाह रहा है, ठीक है, तो मशीन्स, क्योंकि एमआई की मतलब मशीन्स, फॉर एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड एज पर, ठीक है, तो 224 में आपका कैनोपी के बारे में पूछ अपने को देखना है, रेगुलेशंस को अच्छे से देखिए।
देखिए 224 का, टू का क्या बोल रहा है, एन एफिशिएंट पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सो प्लेस एट विद इन इजी रीच ऑफ ऑपरेटर विथ एन ऑटोमेटिक टाइप। सी नंबर देखिए, टू का सी, ए सीट फॉर ऑपरेटर एंड ए कैनोपी ओवरहेड। कैनोपी का मतलब बताया ना कि ऑपरेटर के केबिन होता है, ठीक है, ऊपर कैनोपी जो कवर लगे रहता है जिससे ऊपर कुछ भी गिरे तो आपको ऑपरेटर को बचाए। शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आपका हो गया 224 का सब लेक्शन नंबर टू का सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।